के अंदर जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ पे नमी हवा के अंदर कितनी है, हवा की नमी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप श्रिंकेज की बात करते हो, क्रीप की बात करते हो, उस वक्त आपके लिए से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हवा के अंदर नमी जो है वो आपके टेम्परेचर को ओवरऑल अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन फ्रॉम द मेंबर, वाटर की एवापोरेशन जो है वो कम होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने यहाँ पे कंसीडर करना था। लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज 70%। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो हमने कंसीडर किया, जो कि इस गर्डर के लिए हमारे पास वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो आया वो 2.39 इंच था। उसके बाद अलोएबल स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी है कि कंक्रीट की इनिशियल स्ट्रेसेस 2250 है, एंड कंक्रीट के अंदर इनिशियल जो टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो 2250 कंक्रीट के अंदर हैं, और यहाँ पे टेंशन स्ट्रेसेस जो हैं वो 184 psi है मिड स्पैन के ऊपर, और 849 जो है वो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, अलो हैं इस मेंबर के अंदर, वो हमारे पास मिड स्पैन के अंदर 849 psi है। तो ये आपके पास तमाम जो डेटा था, ये तमाम डेटा आपको उस एक सेक्शन जो आपने चूज़ किया 12DT34 का, उस सेक्शन के लिए तमाम प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट मेथड, जो कि फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मेथड अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। So at the midspan stresses, first of all, for first method, जो कि first method effective moment of inertia था, उसी हिसाब से हमारे पास मिड स्पैन सेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं, मिड स्पैन सेक्शनल स्ट्रेसेस, तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी एट सेंटर 22.02 थी, ऑलरेडी हमें गिवन है। मैक्सिमम सेल्फ वेट मूवमेंट कितनी आ रही है, सेल्फ वेट की वजह से मूवमेंट आपका यूडीएल केस था, तो मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, WL²/8। सेल्फ वेट की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर हमारे पास 1019 यहाँ पे हमें गिवन था, सेल्फ वेट हमारे पास 1019 था, 1019 L² टोटल मेंबर की लेंथ हमारे पास 60 फीट है, L² डिवाइड बाय 8 इंटू 12 फिट का कन्वर्जन इंचेस के अंदर, आपके पास डेड लोड या सेल्फ वेट मूवमेंट आ गई 5502,600 पाउंड इंच। अगर ये हमारे पास थी फर्स्ट केस के अंदर डेड वेट मूवमेंट। अब हम आते हैं एट ट्रांसफर के ऊपर कैलकुलेट फाइबर स्ट्रेसेस। ट्रांसफर जब आपने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग ट्रांसफर कर दी तो उस वक्त फाइबर स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी है, ये हम ऑलरेडी क्लास क्लासेस के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर तमाम मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं, दोबारा हम उसको रिवाइज करते हैं। अदरवाइज जो है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ से ये वैल्यूज चूज करनी थी, लेकिन हम जो है वो दोबारा मैं आपको फार्मूलाज और मेथड्स दोबारा दे देता हूँ, यहाँ पे आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कितनी है, इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का प्री स्ट्रेसिंग की वजह से इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन 1 माइनस, हम मिड स्पैन की बात कर रहे हैं तो इसेंट्रिसिटी एट सेंटर इनटू सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर की बात हो रही है, सेंटर से लेकर टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन माइनस डेड वेट की हम बात कर रहे हैं तो डेड मूवमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू टॉप फाइबर। तो ये हमारे पास इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग है, एरिया ऑफ द सेक्शन 972, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर 22.02, सेंट्रॉइड से लेकर टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस 8.72, R² 88 माइनस डेड मूवमेंट हमने अभी फाइंड आउट की, यहाँ पे हमारे पास 5502,600 और हमारे पास वो ST जो है वो ऑलरेडी डेटा के अंदर गिवन था, यहाँ पे हमारे पास ST है 10,458, यहाँ पे हमारे पास 10,458 वैल्यू आ गई। तो इनिशियल एट ट्रांसफर जो फाइबर स्ट्रेसेस हैं वो हमारे पास कितनी आ गई, ये आपके पास प्री स्ट्रेसिंग की वजह से आ गई +501 और डेड लोड मूवमेंट की वजह से आ गई -526। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस टॉप फाइबर के ऊपर है वो -25 है, जो कि कम है हमारे स्ट्रेसेस एट टेंसाइल जोन के अंदर हमें गिवन है +184, जो कि आपको यहाँ पे +184 गिवन है। टेंसाइल इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द मिड स्पैन यहाँ पे गिवन है 184 से, ये आपकी वैल्यूज जो हैं इस वैल्यू से कम है, कंप्रेशन के अंदर है वैल्यू आपकी इससे ओवरऑल कम है, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सेक्शन इज ओके। तो हमारे पास माइनस बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्रेशन और टेंशन को, आपको ओवरऑल वैल्यू देखनी है, सही है। उसके बाद हम आते हैं बॉटम फाइबर के ऊपर, यही फार्मूला ओवरऑल जस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस आ जाता है और यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, ये हम फार्मूला ड्राइव करके आए हैं। इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन 1 प्लस इसेंट्रिसिटी सेंट्रॉइड से बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस R² प्लस डेड मूवमेंट ओवर सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर। तमाम वैल्यूज हमने जब निकाली, ये आपके पास इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो वैल्यू आई वो यहाँ पे है और डेड लोड की वजह से जो वैल्यू आई वो स्ट्रेसेस हमारे पास यहाँ पे आ गई। टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेसेस वी गॉट -1877 psi, जो कि कंप्रेशन में है नेगेटिव की वजह से।
जो कि कम है 2250 psi के, जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि इनिशियल कंपैरेटिव स्ट्रेसेस कंक्रीट के अंदर 2250 हैं। तो हमारी पास जो वैल्यू आ रही है वो 1877 psi है। हम इसको सेक्शन को ओके कंसीडर करते हैं और आगे मूव करते हैं। सो एट सर्विस लोडिंग, अब मिड स्पैन के ऊपर बात हो रही है। एट सर्विस कंडीशन के अंदर, सर्विस लोडिंग के अंदर हमारे पास क्या था, सुपर इम्पोज डेल लोड था और लाइव लोड था। अगेन फार्मूला वही WL²/8 WL²/8। डेल लोड हमारे पास सुपर इम्पोज डेल लोड कितना था, 100 का, 60 लेंथ ऑफ द मेंबर डिवाइड बाय 8 into 12 इज द फुट इंच कन्वर्जन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 540,000 पाउंड इंच। इसी तरह से डेल लोड मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड हमारे पास कितनी आई, WL²/8। लाइव लोड हमारे पास 1100 था। 60 इंच पावर लेंथ ओवरऑल लेंथ ऑफ द मेंबर होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू कन्वर्जन फैक्टर, आपके पास वैल्यू आ गई 594,000 पाउंड इंच। अब जब हम लाइव लोड की मूवमेंट कंसीडर करते हैं एट सर्विस लोडिंग कंडीशन, तो हमारे पास लाइव लोड की वजह से जो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस आई, यहाँ पे हमने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग तो कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्ट्रेसेस थी, ये आपके इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग, ये डेल लोड की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं लाइव लोड कंसीडर करता हूँ तो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस यहाँ पे लाइव लोड ओवर एसटी हो जाएगा, सिंपल। तो लाइव लोड ओवर एसटी, लाइव लोड आपके पास मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है, ये आपके पास लाइव लोड की मूवमेंट है, डिवाइड बाय एसटी आपको 10,458 गिवन है। आपके पास वैल्यू आ गई -568 psi। इसी तरह से लाइव लोड एट बॉटम फाइबर के अंदर लाइव लोड मूवमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर, आपके पास वैल्यू आ गई 1778 psi, जो कि टेंसाइल में है। अब हम आते हैं टोटल मूवमेंट के ऊपर। टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू डेड मूवमेंट प्लस सुपर इम्पोज डेड मूवमेंट प्लस लाइव मूवमेंट। सारी मूवमेंट्स आपके पास वैल्यूज हैं। आपके पास टोटल मूवमेंट आ गई 11982600 पाउंड इंच। सो स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर्स in the case of total movement will be equals to top fiber stresses is equals to minus pre-stressing over AC1 minus E into centroid distance with respect to top fiber over R square minus total movement divided by ST। टॉप फाइबर की तमाम वैल्यूज आपके पास हैं। यहाँ पे हमने जस्ट इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग की बजाय हमने इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग कंसीडर किया है। तो इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग विद रिस्पेक्ट टू टोटल मूवमेंट आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर फाइबर जो आपके पास वैल्यूज आई टॉप फाइबर स्ट्रेसेस की, वो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से आ गई +411 और टोटल डेल लोड या टोटल मूवमेंट की वजह से जनरेट हुई -1146 और रिजल्टेंट हमारे पास जो वैल्यू आई वो 735 psi है, जो कि अगेन कम है -2250 से, जो कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी अलोएबल स्ट्रेसेस गिवन है कंक्रीट के अंदर। तो ये वैल्यूज हमारे पास जब आने के बाद हम सेक्शन को मजीद स्ट्रेसेस एट द बॉटम फाइबर, ये था टॉप फाइबर के अंदर, स्ट्रेसेस एट द बॉटम फाइबर हम कंसीडर करते हैं -PE ओवर AC 1 + E इंटू सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर R स्क्वायर + MT ओवर SB। इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग आपके पास है, सारी वैल्यूज आपने पुट की। इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग के जोन के अंदर हमारे पास वैल्यू आई -2889 प्लस जो डेड लोड मूवमेंट की वजह से आई वो 3587 वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू हमारे पास आई +698 psi, जो कि टेंसाइल है, जो कि 849 से अगेन कम है। तो इस वजह से हमारा जो सेक्शन है वो हमारा हम ओके कंसीडर कर रहे हैं और सेक्शन को जो है वो हम एज अ अलोएबल कंसीडर करते हैं और मजीद मूव करते हैं। सो अलो यूजिंग द ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अलो इफेक्टिव मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है कि अलो यूजिंग द ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन इन सच अ केस when the effective moment of inertia can be taken as gross moment of inertia if compared with the modulus of rupture FR 7.5 lambda under root FC dash, जो कि हमारे पास वैल्यू आई 530 psi। माइनर क्रैकिंग इज एक्सपेक्टेड एंड अलोड एज अ 7.5 फैक्टर इज कंजर्वेटिव। कि यहाँ पे आप एक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सम केसेस में यहाँ पे हम 6 लैम्डा अंडर रूट FC डैश भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं 7.5 भी हम यूज कर सकते हैं, तो 7.5 फैक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम माइनर क्रैकिंग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस के अंदर जो मेंबर के अंदर आई हैं वो 698 हैं, जबकि हमारा मेंबर 530 psi तक हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज से तो कम है, लेकिन जो वैल्यू अलो है हमें उससे थोड़ा सा एक्सीड कर जाती है। तो इस केस के अंदर थोड़ी सी माइनर जो क्रैकिंग्स हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंबर के अंदर अपीयर हो सकती है, माइन्यूट सी क्रैकिंग, माइनर क्रैकिंग।
सो अब आते हैं हम सपोर्ट्स के ऊपर। मिड स्पैन तो हम डिस्कस करा, अब सपोर्ट के ऊपर। नाउ फाइबर स्ट्रेसेस एट सपोर्ट सेक्शन। अब सपोर्ट के ऊपर हमारे पास इसेंट्रिसिटी कितनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सेंट्रॉइड इसेंट्रिसिटी थी, ये सपोर्ट के ऊपर इसेंट्रिसिटी थी 12.77, हमने यहाँ पे 12.77 पुट कर दी। उसके बाद FTI जो कि हम कंक्रीट की वजह से इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं 600 FC' या 7.500 FC', दोनों केसेस में आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल कंक्रीट की वैल्यू, इनिशियल हमारे पास कंक्रीट जब हमने लोड अप्लाई किया या प्री स्ट्रेसिंग अप्लाई की, सॉरी, उस वक्त हमारे पास थी 3750 PSI, हमारे पास वैल्यू आई 367 PSI। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करते हैं तो 12 टाइम 100 FC' तो हमारे पास वैल्यू आ गई 849 PSI, जो कि हमारे पास कंक्रीट की इनिशियल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू 5000 PSI थी, तो हमने 5000 कंसीडर की। अब हम सपोर्ट के ऊपर जब स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं एट ट्रांसफर लेवल के ऊपर, तो हम सबसे रिमाइंड ये बात करनी है जहन में कि हम अभी मिड स्पैन के ऊपर नहीं, सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट के ऊपर हमारी जो ट्रांसफर है वो प्री स्ट्रेसेस की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, लेकिन मूवमेंट जो है वो सपोर्ट के ऊपर हमेशा जीरो होता है। अपना यूडीएल केस के अंदर हम इसी तरह से कंसिडर करते हैं कि जो आपका सेमी सपोर्टेड मेंबर था उसके अंदर सपोर्ट के ऊपर आपकी मूवमेंट्स जो है वो जीरो होती हैं और आपका जो सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन है वहां पे मैक्सिमम होती हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट की वजह से हमने यहाँ पे मूवमेंट जीरो कंसीडर किया। यहाँ पे आपके पास जो है वो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग कितनी थी 462,672, ओवरऑल एरिया आपका आ गया माइनस प्री स्ट्रेसिंग की वजह से 1 माइनस आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस आ गया, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर हमें ऑलरेडी गिवन है। सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, माइनस आपकी मूवमेंट का कोई फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इस वजह से मूवमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी सपोर्ट के ऊपर जीरो होती है। तो इनिशियल हमारे पास जो ट्रांसफर के ऊपर टॉप फाइबर स्ट्रेसेस आई वो +92 आ गई। जब हम बॉटम फाइबर की बात करते हैं, अगेन वही कंडीशन, यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ जाता है। सारी चीज़ें हमारी सेम है। यहाँ पे आपके पास जो सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस था, यहाँ सेंट्रॉइड से बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, आपके पास वैल्यू आ गई -2240, अगेन इन कंप्रेशन जो कि कम है 2250 से, तो हम सेक्शन को मजीद जो है वो कंटिन्यू या ओके कंसिडर करते हैं और आगे मूव करते हैं। इफ bottom fiber will be more than initial compressive stress of concrete, the support eccentricity has to be changed, कि यहाँ पे आप सपोर्ट की जो eccentricity है उसको आप कम कर देंगे या आप बढ़ा देंगे, तो आपके पास जो है वो यानी उससे हमने प्ले करना है, तो उसके बाद हमारी ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में लाना है। अदरवाइज जो मेंबर है हमारा वो सेटिस्फाई नहीं होगा या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह से जब हमने सर्विस लोडिंग की बात की, तो सर्विस लोडिंग के अंदर हमारे पास इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग आ गया, ओवरऑल एरिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस वही इसेंट्रिसिटी की कंडीशन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन माइनस मूवमेंट हमारे पास सपोर्ट के ऊपर जीरो है। हमने यहाँ पे +75 आ गया जो कि वैल्यू 849 से कम है, सेक्शन ओके है। बॉटम फाइबर के ऊपर इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस इसेंट्रिसिटी टॉप फाइबर तक बॉटम फाइबर तक का सेंट्रॉइड से लेकर डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन मूवमेंट जीरो, हमारे पास 1840 PSI आ गई और वैल्यू जो है वो अगेन हमारी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन के अंदर आ रही है। सो अडॉप्ट द सेक्शन फॉर सर्विस लोडिंग कंडीशन यूजिंग 16 हाफ ऑफ इंच 1.7 स्ट्रैंड्स विद मिड स्पैन इसेंट्रिसिटी ऑफ 22। तो यहाँ पे जब दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई, वैल्यूज हमारे सेट हो रहे थे, वैल्यूज हमारे जो सेटिस्फैक्ट्री रीजन उसके अंदर वैल्यूज रेंज के अंदर आ रहे थे, तो इस वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करेगा विद सेंट्रल इसेंट्रिसिटी एज 22.02 इंचेस और जो एंड इसेंट्रिसिटी है वो 12.77 इंचेस के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं फाइबर स्ट्रेसेस एट सपोर्ट सेक्शन को मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। फॉलो द सेम स्टेप्स एज वी हैव डन इन द मिड स्पैन। जिस तरह से हमने मिड स्पैन के अंदर कैलकुलेट किया, हमारे पास मिड स्पैन के अंदर हमने स्ट्रेसेस कहाँ पे कैलकुलेट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो सिंपल इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के लेवल, उसके बाद हमने डेड लोड कंसीडर किया था, फिर हमने जो है वो सर्विस लोडिंग और लाइव लोडिंग के केसेस के अंदर कंसीडर किया, फिर हमने टॉप फाइबर स्ट्रेसेस और बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव। इसी तरह से हमने जो है वो बॉटम फाइबर कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि दोबारा कंसीडर करना है, सेक्शन को रिवाइज करना है विद मूवमेंट कंसीडरिंग जीरो, और सपोर्ट के ऊपर आपने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है द प्री स्ट्रेसिंग स्टेज ओनली। यहाँ पे आपके पास जो है वो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग लेवल के ऊपर आपके पास टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस आ गए +92, बॉटम फाइबर के अंदर -22442। इसी तरह से आपने ट्रांसफर विद डेड लोड कंसीडर करना है, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस आ जाएंगे। लाइव लोड के अंदर स्ट्रेसेस कंसीडर की, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस सिर्फ लाइव लोड की बात हो रही है, तो मूवमेंट हमारी सपोर्ट के ऊपर जीरो है, तो हमने जीरो कंसीडर की। एट सर्विस लोडिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेसेस है प्री स्ट्रेसिंग की वजह से वो +75 -1835 ऑलरेडी हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज तो हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की हैं, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एट ट्रांसफर हमारे पास कितनी है +92
224 यहाँ पे +92 -224 आ गई एट ट्रांसफर ऑफ द लोड के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे हमने यही ट्रांसफर ऑफ द लोड, क्योंकि प्रीस्ट्रेसिंग हमने यहाँ पे डेड लोड कंसीडर ही नहीं किया था, तो इस वजह से यही वैल्यूज हमारी सिंपल प्रीस्ट्रेसिंग के लिए भी चली जाती हैं। इसी तरह से जब हमने सर्विस लोडिंग के ऊपर कंसीडर करते हैं तो सर्विस लोडिंग हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया नहीं था, या किया है सॉरी, तो 849 और -1840, तो यहाँ पे हमारे पास 849 और -1840 नहीं, ये तो हमारे पास थी सर्विस लोडिंग कंडीशन के अंदर सपोर्ट्स के ऊपर। तो स्ट्रेसेस हमारे पास है 75 और 1840, यहाँ पे हमने लिखा 75 और 1840, तो ये हमारे पास स्ट्रेसेस आ गई। इसी तरह से मिड स्पैन के अंदर तो सारी स्ट्रेसेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं। तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के ऊपर हमारे पास स्ट्रेसेस कितनी आ रही थी। इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग ये वाला स्टेप था, यहाँ पे +501 और बॉटम फाइबर के ऊपर 3524 माइनस में। अगर हम डेड लोड के साथ मिला देते हैं तो टोटल रिजल्टन -25 और 1877। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेबल के अंदर जब हमने सारी 501 -3524 और डेड लोड के साथ -25 1877, लाइव लोड ओनली लाइव लोड के अंदर दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेसेस लाइव लोड के लिए कितनी आ रही थी। लाइव लोड के लिए हमारे पास हैं -568 1778, -568 और 1778। इसी तरह से सर्विस लोडिंग कंडीशन के अंदर चेक करते हैं कि सर्विस लोडिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास कितनी आ गई। सॉरी, यहाँ पे ये टॉप फाइबर है हमारे पास -735 और बॉटम फाइबर के अंदर 698। तो यहाँ पे हमने टेबल के अंदर चेक किया 735 और 698। तो तमाम वैल्यूज समरी ऑफ द फाइबर स्ट्रेसेस एट द सपोर्ट कंडीशन, एट द मिड स्पैन कंडीशन, इन इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग ओनली, एट ट्रांसफर ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग विद डेड लोड, लाइव एंड लाइव लोड ओनली, एट सर्विस लोडिंग यानी सुपर इम्पोज डेड लोड, और सारी चीज़ें आपके पास टोटल मूवमेंट आ गई। तो ये तमाम केसेस के अंदर आपके पास एक जनरल समरी जो है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली। जब समरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आगे जब हमने वैल्यूज़ को कंसीडर करना है तो हमने ये इन वैल्यूज़ को हमने वहाँ से चूज़ करके आगे हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इस वजह से हमने एक टेबल के अंदर तमाम वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लिया। सो नाउ वी हैव अ डिफ्लेक्शन एंड केम्बर कैलकुलेशन एट ट्रांसफर। डिफ्लेक्शन एंड केम्बर कैलकुलेशन एट ट्रांसफर के प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई होगा तभी आपकी अपवर्ड केम्बर डिफ्लेक्शन जनरेट होगी। तो फ्रॉम द बेसिक मैकेनिक्स फॉर A = L/2, क्योंकि हमारा सिंपली सपोर्टेड केस है L/2 कंडीशन, यानी कि सेंटर के रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम केम्बर जनरेट होगा। द केम्बर एट मिड स्पान ड्यू टू सिंगल हार्क और डिप्रेशन ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन इज, हमारे पास कंडीशन फार्मूला ऑलरेडी गिवन है कि सेंट्रॉइड डिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ UDL, इन द केस ऑफ पॉइंट लोड, इन द केस ऑफ एक ही कर्व है सेंटर के अंदर आपके पास जो है वो केम्बर जनरेट हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू प्रीस्ट्रेसिंग with eccentricity यानी centroidal eccentricity into L square of the member, length of the member, divided by 8 into EI, modulus of elasticity into moment of inertia, plus pre-stressing force into modulus of elasticity, eccentric distance at support minus eccentric distance at center into length square divided by 24 into EI। ये constant equation है। अब E बेसिकली हमारे पास दो हैं, एक इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की जब आपने अप्लाई किया उस वक्त मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी थी 57,000 इंटू कंप्रेसिव डिस्टेंस ऑफ कंक्रीट आपका अंडर रूट के अंदर, ये आपका ACI का फार्मूला है सजेस्टेड है मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट कंप्रेसिव डिस्टेंस इनिशियल कितनी रखी थी 3750 और 57,000 से हमने मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 3.49 इंटू 10⁻6 PSI। इसी तरह से जब टोटल कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी 5000, हमारे पास वैल्यू आ गई 4.03 इंटू 10⁻3 PSI 10⁻6 PSI सॉरी। हमने वैल्यूज को पुट किया, प्रीस्ट्रेसिंग हमारे पास कितना था, अब ये डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी केम्बर की बात हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एरो आपको अपवर्ड जो है वो केम्बर को डिफ्लेक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे प्रीस्ट्रेसिंग था हमारे पास इनिशियल कितना था 462,672 इनटू इसेंट्रिसिटी सेंट्रॉइड के ऊपर कितनी है EC 22.02, L हमारे पास कितना था 60 फीट का, इसको हमने कन्वर्ट किया जो इंचेस के अंदर मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 वी हैव कांस्टेंट। इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.49 into 10⁻6, इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डबल टी सेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन 86,702 प्लस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग eccentricity at support minus eccentricity at center, length का स्क्वायर डिवाइड बाय 24 इंटू मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तमाम वैल्यू जब हमने पुट की, फर्स्ट फैक्टर से जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 0.31 और सेकंड फैक्टर से जो हमारे पास वैल्यू आई वो -220। तो इनिशियली हमने जब दोनों को ऐड कर लिया तो वी गॉट -1.89 इंचेस यानी कि 48 मिलीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर केम्बर जनरेट हुआ मेंबर के अंदर। This upward deflection or camber is due to pre-stressing only,
ये सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग की बात हो रही है। अभी आपका डेड वेट मेंबर का अप्लाई नहीं हुआ, आपका लाइव लोड मेंबर का अप्लाई नहीं हुआ, आपका सुपर